आज हम एक एक कक्षा 11 का अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सूक्ष्म काय या माइक्रो बॉडीज। देखो, सूक्ष्म काय, सूक्ष्म का मतलब होते हैं स्मॉल या छोटे, और काय का मतलब आप समझते हो बॉडी या काय या संरचना जिसको हम कहेंगे छोटी छोटी संरचनाएं। तो विभिन्न कोशिकाओं में होता क्या है कि बहुत छोटी छोटी गोलाकार रचनाएं मिलती है जो कि एकल झिल्ली से घिरी हुई होती है, तो हम उनको सूक्ष्म काय या माइक्रो बॉडीज कह देते हैं। हालांकि उनके कई नाम अलग अलग है, जैसे स्पिरोसोम है, ग्लाइयोक्सोम है, प्रोक्सिसोम है। तो इस तरह के ये कुछ छोटी छोटी संरचनाएं होती है जो कि हमारी बॉडी में या अन्य जो प्लांट्स है या अन्य जो जीव है उनकी कोशिकाओं में पाई जाती है। तो हम उन छोटी छोटी गोलाकार संरचनाओं को कहते हैं सूक्ष्म काय या माइक्रो बॉडीज। मतलब ये है कि ये बहुत छोटी छोटी संरचनाएं होती है, इस कारण इनको सूक्ष्म काय कहा जाता है। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि वे छोटी छोटी गोलाकार संरचनाएं जो एक इकाई झिल्ली से घिरी रहती है। मतलब ये जैसे ये संरचना है तो ये इकाई झिल्ली से सिंगल मेम्ब्रेन से ये घिरी हुई है, यूनिट मेम्ब्रेन, जिसको हम कह रहे हैं सूक्ष्म काय। अभी इसके अंदर जो द्रव्य भरा रहता है उसको, उस द्रव्य में बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करते हैं। तो हम ये कहेंगे कि कोशिका में छोटी छोटी जो गोलाकार रचनाएं मिलती है उन जो एकल झिल्ली से घिरी हुई होती है उनको हम सूक्ष्म काय कहते हैं। उन्हें माइक्रोबॉडीज कहते हैं। अब देखो इनका निर्माण कैसे हुआ। तो जब ये माइक्रोबॉडीज बनी थी स्टार्टिंग में, तो ये माइक्रोबॉडीज है वो अंतःप्रदेवी जालिका व जो गोल्जी बॉडी थे, गोल्जी बॉडी, उनके जो टूटने से हुई है, उनके जो टुकड़े हैं वो टूटे हैं, तो उनके टूटने से इनका निर्माण हुआ है। तो इनका निर्माण ईआर व गोल्जी बॉडी के टूटने से होता है। अर्थात गोल्जी बॉडी है या ईआर की सिस्टम नहीं है तो वहाँ से क्या है इसके टुकड़े टूट जाते हैं और ये गोलाकार संरचनाएं धारण कर लेते हैं। इसके अंदर कुछ एंजाइम भर जाते हैं और ये सूक्ष्म काय बन जाते हैं। तो जो अंतःप्रदेश जालिका है या गोल्जी बॉडी है उनके टूटने से हुआ है। लेकिन अब ये भी माना जाता है कि अब यह माना गया है कि इनका निर्माण पूर्ववर्ती संरचना से होता है, पूर्ववर्ती संरचना से होता है। मतलब उस पर वो सिद्धांत लागू हो गया रुडोल्फ विर्चोव का, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, कि एक बार तो स्टार्टिंग में इनसे बन गए थे ईआर और गोल्जी बॉडी से। अब जब ये बन गए तो इनका निर्माण वो पूर्ववर्ती संरचना के द्वारा ही हो जाता है। देखो, अब इनके बहुत सारे प्रकार हैं सूक्ष्म काय, जैसे परोक्सिसोम है, ग्लाइयोक्सिसोम है, स्पिरोसोम है, लोमासोम्स है या ट्रांसोम्स है। तो बहुत सारे प्रकार है, तो हम इसके एक एक प्रकार के पढ़ेंगे। तो हम ऐसे पढ़ लेते हैं सूक्ष्म काय के प्रकार। सूक्ष्म काय के प्रकार तो ये अनेक प्रकार के हैं, अनेक प्रकार के होते हैं जो निम्न प्रकार है। अभी इसमें फर्स्ट पढ़ लेते हैं हम। देखो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, परोक्सिसोम। परोक्सिसोम परोक्सिसोम बहुत ही महत्वपूर्ण। देखो, परोक्सिसोम, परोक्सी का मतलब होता है परोक्साइड, परोक्सिसोम का मतलब क्या हो गया, परोक्साइड, और सोमा का मतलब होती है बॉडी। तो ऐसी संरचना है ये गोलाकार जो परोक्साइड का उपापचय करती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो परोक्साइड अपन होता है H2O2, देखो
उसका ये उपापचय करने वाली एक संरचना होगी। उपापचय का मतलब है उसको बनाना और तोड़ना, तो ये काम करेगी। इस कारण इसको पेरोक्सिसोम कहा जाता है। तो पेरोक्साइड का उपापचय करने के कारण अर्थात H2O2 का उपापचय अर्थात उसका निर्माण और फिर वापस उसको तोड़ना, ये पेरोक्सिसोम का कार्य है। इस कारण इसका नाम भी पेरोक्सिसोम दिया गया है। देखो इसका नाम, एक नाम और है, इसको यूरिकोसोम भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? यूरिकोसोम। देखो इसको यूरिकोसोम भी कहते हैं। अब जैसे नाम से स्पष्ट है यूरिकोसोम, तो ये क्या करता है? ये जो यूरिक अम्ल होता है, यूरिक अम्ल का ये ऑक्सीकरण करता है। तो यूरिक अम्ल के ऑक्सीकरण के कारण, ठीक है, इसका नाम क्या हो गया? इसको यूरिकोसोम भी कहा जाता है। जब ये यूरिक अम्ल का ऑक्सीकरण करेगा तो वहाँ पर पेरोक्साइड का निर्माण होगा, तो इस कारण इसको यूरिकोसोम भी कहा जाता है। ये इसका नाम है, दूसरा नाम। देखो इसकी खोज किसने की पेरोक्सिसोम की? तो एक साइंटिस्ट हुआ था जिसका इतना नाम याद रखो आप, डी डूवे। डी डूवे, इसको अपन इस तरह से लिखते हैं, डी डूवे ने की। इसकी खोज किसने की? डी डूवे ने। लेकिन इसकी जो विस्तृत भूमिका का अध्ययन है, विस्तृत भूमिका का अध्ययन जो किया, अध्ययन, वो एक साइंटिस्ट था टोलबर्ट ने किया। मतलब इसका जो संपूर्ण अध्ययन है, ये क्या भूमिका है, इसका क्या कार्य है, ये कहाँ कहाँ अपनी भूमिका निभाता है, तो उसका अध्ययन है वो टोलबर्ट ने किया था। टोलबर्ट ने इसको लीवर के अंदर खोजा, लीवर में खोजा था, और इसका जो कार्य प्रणाली है उसका अध्ययन किया था। अब ये कहाँ कहाँ मिलते हैं? देखो इनकी प्राप्ति कहाँ कहाँ ये मिलते हैं। तो जो एनिमल होते हैं, उन एनिमल के अंदर ये लीवर में पाए मिलते हैं, वह किडनी के अंदर भी पाए जाते हैं, किडनी सेल के अंदर। यानी मुख्यतः लीवर जहाँ पर ये सारा काम होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन का, तो वहाँ पर ये पाए जाएंगे। किडनी के अंदर भी यूरिक अम्ल बनते हैं तो वहाँ पर भी ये पाए जाते हैं, क्योंकि यूरिक अम्ल वहाँ पर क्षमता है तो वहाँ पर भी ये मिल सकते हैं। प्लांट्स के अंदर कहाँ मिलेंगे ये? प्लांट्स के अंदर ये जो प्लांट्स की जो पर्णमध्योतक कोशिका है, पर्णमध्योतक कोशिकाओं में, ये पर्णमध्योतक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो मेजोफिल पर्णमध्युतक को हम कहते हैं मेजोफिल कोशिकाएं। तो पर्णमध्युतक कोशिकाएं पाई जाती है। कौन से पादपों में पाए जाते हैं? ये केवल और केवल ओनली C3 प्लांट में, C3 पादपों में पाए जाते हैं। तो ये अपन प्रकाश संश्लेषण वाले पार्ट में पढ़ेंगे कि C3 पादप क्या होते हैं। तो मुख्यतः जो द्विबीजपत्री पादप होते हैं वो C3 पादप ही होते हैं, और एक चक्कर C3 चक्कर के द्वारा अपना भोजन का संश्लेषण करते हैं। तो वो अपन नेक्स्ट अपन उस लेसन में लेंगे। देखो इनमें, देखो परोक्सिसोम में दो तरह के एंजाइम सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, और वो कौन कौन से हैं? देखो एक तो इसका नाम है ऑक्सीडेज व केटालेज, ठीक है। ऑक्सीडेज और केटालेज प्रकृति के एंजाइम भरे होते हैं। तो जो परोक्सिसोम है उसमें दो तरह के एंजाइम सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, एक ऑक्सीडेज और केटालेज प्रकृति के। ये ऑक्सीडेज क्या करता है? नाम से स्पष्ट है, ये ऑक्सीडेशन करके जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है उसका निर्माण करेगा, उत्पादन होगा। ये क्या करेगा? H2O2 का उत्पादन करेगा। और ये फिर क्या करेगा? यानी ऑक्सीडेज तो विभिन्न प्रकार के पदार्थों का ऑक्सीडेशन करके उनका H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उत्पादन करेगा, और ये अब जहरीली होती है। तो ये पदार्थ जहरीला होता है तो इसका तुरंत फिर विघटन भी किया जाता है। तो H2O2 का जो विघटन किया जाएगा, यानी इसको ख़त्म किया जाएगा, वो विघटन कौन करेगा? ये केटालेज प्रकृति का एंजाइम करेंगे। तो एक एंजाइम तो इसको बनाएगा, दूसरा इसको ख़त्म करेगा। तो दोनों तरह के एंजाइम्स इसके अंदर पाए जाते हैं ये अपने अंदर। तो हमने ये कहा कि ऑक्सीडेज तो पेरोक्साइड का निर्माण करेगा, और दूसरा है वो H2O2 का विघटन करेगा प्रकृति। तो ये देखो H2O2 यानी पेरोक्साइड का निर्माण भी कर रहे हैं
और विघटन भी कर रहे हैं। इसी कारण हम इसको क्या कहते हैं, इसको परोक्सीसोम कहते हैं, क्योंकि इसमें पेरोक्साइड का उत्पादन भी हो रहा है और विघटन भी हो रहा है, इस कारण इसको पेरोक्सीसोम कहते हैं। देखो पेरोक्सीसोम का जो अंदर मैंने कहा कि ये पेरोक्सीसोम है, इसे ये पेरोक्सीसोम है, इसके अंदर एक द्रव भरा रहता है। इस द्रव को हम कहते हैं मैट्रिक्स। इसको क्या कहेंगे, मैट्रिक्स, या हिंदी में कहेंगे इसको अधात्री। देखो तो इसके अंदर एक द्रव भरा रहेगा पेरोक्सीसोम के अंदर, जिसको मैट्रिक्स या अधात्री कहेंगे। तो हम कहेंगे कि पेरोक्सीसोम में है एक कणिका में द्रव भरा होता है, जिसे अधात्री, या इसको क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसके अंदर ये द्रव भरा है, इसको अधात्री में। अब इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं। तो इसमें बहुत सारे पर ऑक्सीडेज निर्माण करने वाले एंजाइम पाए जाते हैं। तो इसमें बहुत सारे पेरोक्सीडेज निर्माण करने वाले एंजाइम व पेरोक्सीडेज एंजाइम, मतलब हम क्या कह सकते हैं इसमें, पेरोक्साइड, इसको इस तरह ले लो आप। पेरोक्साइड का मतलब होगा H2A2। तो हम ये कह सकते हैं इसमें बहुत सारे पेरोक्साइड निर्माण करने वाले एंजाइम तथा पेरोक्साइड का विघटन करने वाले एंजाइम भरे होते हैं। अब जैसे कुछ एंजाइम, जैसे इसमें निम्न एंजाइम होते हैं, वो कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, देखो निम्न एंजाइम्स। अब देखो एक एंजाइम है यूरेट ऑक्सीडेज। ये क्या करेगा, ये जो यूरिक एसिड है, यूरिक अम्ल का ऑक्सीडेशन करेगा, यानी ऑक्सीडेशन करता है ये। तो ऑक्सीडेशन करेगा तो वहाँ पर भी क्या बनेगी, H2O2 बन जाएगी। तो ये यूरिक ऑक्सीडेज, या इसको देखो एक नाम और है इसका, यूरिकेज भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, यूरिकेज। दूसरा जैसे एक एंजाइम है प्रोक्साइडेज। ये भी क्या करेगा, H2O2 का निर्माण करता है। H2O2 यानी प्रोक्साइड का निर्माण करता है। एक एंजाइम इसके अंदर है जैसे डी अमीनो अम्ल ऑक्सीडेज। ये देखो क्या करेगा, ये जो डी अमीनो अम्ल है उसका ऑक्सीडेशन करेगा, डी अमीनो अम्ल का ऑक्सीडेशन करेगा, तो उससे भी पेरोक्साइड बन जाएगी। एक इसके अंदर जैसे एक महत्वपूर्ण एंजाइम और होता है ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज। तो ये जो ग्लाइकोलेट चक्कर है उसके अंदर ऑक्सीडेशन करेगा, जो ग्लाइकोलेट होते हैं, ठीक है, जहाँ वसी अम्ल से शर्करा बनती है, तो वहाँ पर ये ऑक्सीडेशन करेगा ग्लाइकोलेट चक्कर के अंदर। इसी तरह से जैसे वसीय अम्ल का बीटा ऑक्सीडेज एंजाइम, तो ये क्या करेंगे, ये वसीय अम्ल का बीटा ऑक्सीडेशन करेंगे, यानी ये क्या करेंगे, वसीय अम्ल का बीटा ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि ये बीटा कार्बन से ये ऑक्सीडेशन होता है। तो ये बहुत सारे एंजाइम होते हैं, ये सारे क्या करते हैं, यूरिक ऑक्सीडेज है, पेरोक्साइडेज है, डीअमीनोअम्ल ऑक्सीडेज है, ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज है, वसीय अम्ल का बीटा ऑक्सीडेज एंजाइम है। ये सारे एंजाइम्स क्या करते हैं, H2O2 का उत्पादन करेंगे। देखो ये सारे क्या करेंगे, H2O2 का उत्पादन करते हैं। अब ये उत्पादन तो हो गया, तो देखो
इसमें ये इम्पोर्टेंट एंजाइम है जो H2O2 का उत्पादन करेंगे। देखो इसका एक महत्वपूर्ण काम ये भी है, जो वसीय अम्ल होते हैं उनका बीटा ऑक्सीडेशन, तो हम ये कह सकते हैं कि ये वसा का उपापचय भी करता है। वसा का उपापचय करता है कौन? पेरोक्सिसोम। तो इन सभी एंजाइमों से के द्वारा क्या हुआ? देखो H2O2 बन गई, यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन गया है। तो अब होता क्या है, देखो अभी इसमें होगा क्या कि जब ये एंजाइम इनसे क्रिया करेगा ना तो हाइड्रोजन उत्पन्न होगी। अरे हाइड्रोजन उत्पन्न होकर क्या होगी? ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन का निकलना। तो हम ये कह सकते हैं कि जब ये ऑक्सीडेज एंजाइम क्रिया करते हैं, मतलब इन पदार्थों पर क्रिया करेंगे तो H2 उत्पन्न होती है। देखो उत्पन्न होती है। अभी जब ये उत्पन्न होगी तो ये क्या करेगी? यह H2O2 से, क्योंकि O2 तो कोशिका में होती है, तो वहाँ से O2 से क्रिया करके H2O2 बना लेती है। तो ये सब ऑक्सीडेशन का मतलब हो गया हाइड्रोजन का निकलना, तो हाइड्रोजन निकलने लग जाएगी। देखो अभी हाइड्रोजन क्या करेगी? कोशिका में जो ऑक्सीजन होती है उसी क्रिया करके H2O2 बना लेती है, यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड का निर्माण कर लेती है। अब ये क्या होता है? ठीक है, तो यह जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये जिसको हम कहें विषाक्त प्रकृति का पदार्थ है। देखो बहुत ही जहरीला होता है, अतः इसका शीघ्र ही अपघटन होना जरूरी है। तो ये जहरीला है, वरना कोशिका को नुकसान पहुंचा सकता है, तो इसका शीघ्र ही अपघटन होना भी जरूरी है। अतः H2O2 का विघटन कौन करेगा? केटालेज प्रकृति के एंजाइम। केटालेज एंजाइम, इसका विघटन केटालेज एंजाइम करते हैं। तो जो केटालेज प्रकृति, हमने कहा था कि इसमें ऑक्सीडेज और केटालेज दो ही प्रकृति को, तो केटालेज इसका एंजाइम का विघटन कर देगा, इसका पेरोक्साइड का, यानी क्या करेगा? H2O2 पर जैसे ही केटालेज ये एंजाइम काम करेगा तो ये इसको पानी में बदल देगा और ऑक्सीजन में बदल देगा। देखो तो पेरोक्साइड को जल में, वह इसको फिर से ऑक्सीजन के अंदर ये चेंज कर देगा, तो ये ऑक्सीजन कहाँ में जाएगी? जल के अंदर रह जाएगा। तो इस तरह से ये पेरोक्साइड का विघटन कर देगा केटालेज एंजाइम। नेक्स्ट देखो, तो इससे हमारा जो विषैला प्रभाव है ना इसका, पेरोक्साइड का, वो खत्म हो गया। देखो नेक्स्ट देखो, इसके अंदर और देख लेते हैं। अब देखो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर, जो केटालेज एंजाइम है, केटालेज एंजाइम वो सबसे बड़ा एंजाइम है, सबसे बड़ा। वह जो पर ऑक्सीडेज एंजाइम हमने कहा, तो पेरोक्साइड का निर्माण करता है, ये तो विघटन करेगा, ये उसका निर्माण करेगा। तो पेरोक्सीडेज सबसे छोटा एंजाइम होता है। पेरोक्सिसोम का सबसे बड़ा एंजाइम तो कौन है? केटालेज। बड़ा होता है इसलिए बहुत जल्दी इसका विघटन करेगा। देखो ऐसे याद कर लेना। पेरोक्सिसोम ये छोटा ही होता है क्योंकि ये बहुत सारे होते हैं, इसलिए छोटे छोटे ही होते हैं। इस तरह से ये इसका विघटन करेंगे और निर्माण करेंगे दोनों। और हमने ये कहा था कि हमने इसको यूरिकोसोम भी कहते हैं, तो वो इसलिए कहते हैं क्योंकि यूरिक अम्ल का ऑक्सीकरण करने के कारण इसको यूरिकोसोम भी कहते हैं। अब एक यहाँ पर पढ़ लेते हैं नोट डाल के। देखो ये जो पर ऑक्सीसोम अभी हमने पढ़ा है सारा, जो पेरोक्साइड का उपापचय ही करता है, यह एकल झिल्ली से गिरा, एकल झिल्ली से गिरा सबसे छोटे कोशिकांग होते हैं, छोटे कोशिकांग होते हैं। देखो ये याद रखना आपको, मतलब एकल झिल्ली से गिरा हुआ सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? पेरोक्सिसोम है।
और वैसे सबसे छोटा कोशिकांग तो राइबोसोम है, लेकिन राइबोसोम पर कोई झिल्ली नहीं पाई जाती, तो झिल्ली रहित है वो। हम यहाँ क्या कह रहे हैं, एकल झिल्ली से घिरा हुआ सबसे छोटा कोशिकांग कौन है, पेरोक्सिसोम है। देखो ये तो बात हो गई हमारे पेरोक्सिसोम की, जो हमारे पादपों में भी पाए जाते हैं और जंतु में पाए जाते हैं। तो ये तो जो अपन काम देखा ना, ये तो जंतु का काम था। अब प्लांट्स के अंदर देखो ये क्या काम करता है, प्लांट्स में पेरोक्सिसोम किस तरह से काम करता है। तो पहला देखो इसके अंदर केवल C3 पादपों में पाए जाते हैं, और वहाँ पर क्या करते हैं, ये प्रकाशीय श्वसन में सहायक होते हैं। देखो प्रकाशीय श्वसन में सहायक होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब C3 पादप पढ़ेंगे तो वहाँ पर अपन प्रकाश श्वसन पढ़ेंगे, तो ये प्रकाश श्वसन में सहायक होते हैं। अब प्रकाश श्वसन में होता क्या है कि जो पेरोक्सिसोम है, पेरोक्सिसोम, ये जो पर्णमध्युतक कोशिका में पाए जाते हैं, हमने अभी कहा कि ये पर्णमध्युतक कोशिका में पाए जाते हैं, पर्णमध्युतक में पाए जाते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ यह जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट, हम जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो भोजन का निर्माण हो रहा है कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट बनाने की प्रक्रिया के दौरान, C3 का मतलब है ये प्रकाश संश्लेषण करने वाली प्रक्रिया है, तो उसके अंदर जब हम CO2 का अपचयन करके कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं तो उस दौरान क्या होता है, कुछ उत्पाद प्राप्त होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट बनाने की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न सह उत्पाद का ये ऑक्सीडेशन करता है। देखो ऑक्सीडेशन करता है, यह प्रक्रिया प्रकाशीय श्वसन कहलाती है, प्रकाशीय श्वसन कहलाती है। अब इसमें क्या होता है कि प्रकाश श्वसन मतलब इसमें जो पेरोक्सिसोम है, पेरोक्सिसोम O2 का यूज करके CO2 मुक्त करता है, लेकिन ऊर्जा का निर्माण नहीं होता। देखो ये ऐसा श्वसन है जिसके अंदर प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो उस समय क्या होता है कि जो भोजन बन रहा है उस भोजन का कुछ का विघटन हो जाता है, तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड तो मुक्त हो जाती है लेकिन ऊर्जा का निर्माण नहीं होता है। तो इस तरह से एक तरह से हम कहेंगे भोजन का तो नाश हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ कई अन्य उत्पादों का निर्माण भी होता है, तो इसको नष्टकारी अभिक्रिया भी कहते हैं। देखो तो ये पौधों में इस तरह से हो रहा है कि जब C3 चक्कर द्वारा भोजन का निर्माण होता है तो यह कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट बनने की प्रक्रिया होती है, तब उसके दौरान जो उत्पाद बनते हैं उसका ऑक्सीडेशन कर देता है। इसी कारण इसको इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, प्रकाश श्वसन। तो ये वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है लेकिन वहाँ पर ऊर्जा का निर्माण नहीं होता है, लेकिन ये वहाँ पर अन्य उपयोगी पदार्थों का संश्लेषण कर लेता है, लेकिन अन्य यूजफुल पदार्थ बनाता है। दूसरा देखो इसके में ये जो पेरोक्सिसोम है, पेरोक्सिसोम ये अंकुरित बीजों में भी पाया जाता है, अंकुरित बीजों में पाए जाते हैं। अंकुरित बीज हो रहे हैं वहाँ पर, तो ये बीजों में क्या करते हैं, तेल भरा होता है, तो बीजों में जिसको हम कहेंगे कि वसा या फेट जिसको कहें, भरा होता है। इस वसा या अपन कहते हैं वसीय अम्ल, बहुत लंबी लंबी श्रृंखला वाले वसीय अम्ल होते हैं, तो इन वसा अम्ल को शर्करा, यानी शर्करा का मतलब हो गया कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में बदलने के लिए एक श्रृंखला में अभिक्रियाएं चलती है जिसे
जिसे क्या कहेंगे हम, ग्लाइकोलेट चक्कर कहते हैं। देखो ये भी अपन प्रकाशन पार्ट में पढ़ेंगे, ग्लाइकोलेट चक्कर कहते हैं। तो इस प्रक्रिया में कौन भाग ले रहा है, देखो पेरोक्सिसोम। तो इस प्रक्रिया में भाग लेने वाले जो पेरोक्सिसोम है वो पेरोक्सिसोम ही होते हैं, लेकिन उनको हम कहते हैं फिर ग्लाइऑक्सिसोम। तो हम कहेंगे इस अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पेरोक्सिसोम होते हैं को फिर ग्लाइऑक्सिसोम भी कहेंगे, ग्लाइऑक्सिसोम भी कहते हैं। देखो ग्लाइकोसोम का मतलब होता है जो ग्लाइकोलेट चक्कर को चलाएं, अर्थात हम ये कह देंगे कि ग्लाइऑक्सिसोम केवल पादपों में ही पाए जाते हैं, केवल पादपों में पाए जाते हैं। तो ये क्या होते हैं कि जैसे वसी अम्ल होते हैं ना पादपों में, जैसे बीज है, बीज के अंदर वसी अम्ल है, तो उस वसी अम्ल को शर्करा यानी कार्बोहाइड्रेट में बदलना है, कार्बोहाइड्रेट के अंदर चेंज करना है, तो वहाँ पर एक चक्कर चलता है ग्लाइकोलेट। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चक्कर है। तो ये ग्लाइकोलेट चक्कर है। तो इससे क्या होता है कि जो वसी अम्ल होते हैं, वसा होती है, उसको देखो कार्बोहाइड्रेट में चेंज कर दिया जाता है, जिससे अंकुरित बीजों को ऊर्जा मिलती है और वो बहुत जल्दी ग्रोथ करते हैं। तो ऐसे जो पेरोक्सिसोम होते हैं उनको हम ग्लाइऑक्सिसोम भी कहते हैं। देखो ग्लाइकोलेट चक्कर का आप संपन्न करते हैं, ऐसे पेरोक्सिसोम ग्लाइकोसोम कहलाते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि ग्लाइकोऑक्सिसोम केवल पादपों में पाए जाते हैं, क्योंकि ये वसी अम्ल से शर्करा में चेंज करते हैं। जंतुओं में क्या नहीं होते हैं कि जंतुओं में इसका ये जो काम है ये लीवर कर देता है, यकृत कर लेता है, और पौधों में यकृत होते नहीं है। इस कारण हम ये कहेंगे कि ग्लाइऑक्सिसोम केवल और केवल पादपों में ही पाए जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे केवल पेरोक्सिसोम को। नेक्स्ट वीडियो में हम जो नेक्स्ट बाकी के जो सूक्ष्मकाय बच गए उसका अध्ययन करेंगे।